नेटवर्क चला गया था एकदम से। सो क्यूबिक यूनिट सेल में अगर लैटिस पॉइंट केवल कॉर्नर पे प्रेजेंट है, इट इज कॉल्ड सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। लैटिस पॉइंट एट द कॉर्नर ओनली। और लैटिस पॉइंट कॉर्नर पे हो और बॉडी के सेंटर में भी हो, बॉडी के सेंटर पे हो, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, तो इसे बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, सिंपल, और ये बीसीसी। और अगर लैटिस पॉइंट कॉर्नर पे है और फेस के सेंटर पे हो, टोटल कितने फेस होते हैं? 6 फेस। फेस के सेंटर पे हो तो इसे बोलते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, है ना, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, एफसीसी। ये सभी बच्चों को क्लियर है। फिर इसके बाद हम लोगों ने सीखा था इफेक्टिव एटम्स इन ए यूनिट सेल। ओके, सो इफेक्टिव एटम्स इन एन यूनिट सेल। तो अगर मैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात करूं, इफेक्टिव एटम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। तो इसके लिए जेड की वैल्यू निकालूं तो मैंने क्या बताया था, एक कॉर्नर के रिस्पेक्ट में कितने क्यूब बना सकते हो? द आंसर इज 8। तो फिर एक कॉर्नर के रिस्पेक्ट में जो अगर 8 क्यूब आएंगे, कैसे? एक क्यूब आप इसके इधर साइड बना सकते हो, एक क्यूब इसके पीछे, और जो ये साइड बनाया एक इसके पीछे, तो 4 क्यूब एक साथ हो गए। फिर इसके ऊपर 4 बना सकते हो, तो टोटल 8 क्यूब जो है वो एक कॉर्नर रिस्पेक्ट बना सकते हो। तो एक एटम जो होता है क्यूब कॉर्नर वाला, वो 1/8 इन 1 यूनिट सेल कंट्रीब्यूट करता है, 1/8 इन 1 यूनिट सेल। तो टोटल कितने कॉर्नर एटम है? 8। तो सभी का 1/8, तो 8 इंटू 1/8 कितना आ गया? 1 एटम। इफेक्टिवली 1 एटम होता है इसमें। अब आते हैं बॉडी सेंटर में इफेक्टिव एटम्स। तो बॉडी सेंटर जब जब निकालते देखो कॉर्नर पे आता है और बॉडी सेंटर पे, तो कॉर्नर के सभी एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है एक यूनिट सेल में। मतलब ये क्या मैंने बताया था कि इसमें समझो कि कॉर्नर का मतलब, कॉर्नर पे एक एप्पल है जिसको 8 क्यूब मिलके खा रहे हैं, तो एक क्यूब को कितना मिला? 1/8। तो हम तो एक क्यूब में कंसंट्रेट कर रहे हैं ना, तो 8 इंटू 1/8 और प्लस बॉडी सेंटर तो इसी क्यूब का पार्ट है केवल, तो 1 इक्वल टू कितना आ गया? 2। फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल की बात करें, तो फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में कितना हो गया इफेक्टिव एटम? कॉर्नर पे होता है 8 इंटू 1/8। ठीक है बच्चों, 8 इंटू 1/8 प्लस एक फेस के रिस्पेक्ट में कितने क्यूब बना सकते हो? अब इस फेस के रिस्पेक्ट में एक ही क्यूब तो बना सकते हो इसके राइट हैंड साइड, इस फेस के रिस्पेक्ट में ऊपर एक क्यूब बना सकते हो, इस फेस के रिस्पेक्ट में नीचे। तो हर एक फेस सेंटर एटम के रिस्पेक्ट में 2 क्यूब हो सकते हैं। एक फेस सेंटर एटम 2 क्यूब का पार्ट हो सकता है, एक इसी क्यूब का और दूसरा इसके रिस्पेक्ट में जो क्यूब बनेगा। आप जिस रूम पे बैठे हो उस रूम में कोई एक फेस ले लो, देखो उस फेस के रिस्पेक्ट में कितने आप क्यूब बना सकते हो, एक राइट एक लेफ्ट। तो इसलिए जो फेस सेंटर एटम होता है ये कंट्रीब्यूट करता है हाफ। तो टोटल कितने फेस सेंटर एटम है? 6 का हाफ हो गया, तो कितना आया? टोटल 4 एटम्स, 4 एटम्स। सो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव एटम्स किस क्यूब में होते हैं? किस
क्यूबिक यूनिट सेल में होते हैं? द आंसर इज Face. FCC है ना, फेस सेंटर्ड Face क्यूबिक center. यूनिट सेल। यस, इतना मैंने बच्चों आपको बता दिया था। क्यूबिक यूनिट सेल बहुत सारी होती हैं, हम लोगों ने केवल क्यूबिक यूनिट सेल को डिस्कस किया है। 3 टाइप्स ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल ओनली डिस्कस किया है। टोटल 14 यूनिट सेल होती हैं 3 डायमेंशन में, अभी केवल 3 डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। अब आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में, दैट इज पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन of an unit cell, very important। इसे नेम सजेस्ट कर रहा है बच्चों। पैकिंग फ्रैक्शन से आप क्या समझते हो? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पैकिंग फ्रैक्शन? एनीवन? नो आइडिया? अच्छा बताओ, ये मैंने क्यूब बनाया है, बताओ जरा इस क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा? दिस इज अ वेरी सिमेट्रिकल क्यूब, इसकी डिस्टेंस ये और ये सारी क्या है, इक्वल है। ये सिमेट्रिकल क्यूब है जिसमें कि a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। केवल हमने इस क्यूब की बात की है। जरा बताओ इसका वॉल्यूम क्या होगा जिसमें तीनों लेंथ बराबर हो? क्या आएगा? 1. 1 क्यों? सभी डिस्टेंस a है ना, ए ए ए A cube. ए क्यूब। हाँ, Cube. तो इसका वॉल्यूम क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू ए क्यूब। वैसे अगर तीनों डिफरेंट होती तो क्या आंसर आता? इफ तीनों एज लेंथ अगर तीनों डिफरेंट होती तो क्या आंसर आता? ए इंटू बी इंटू सी, यही तो आता है बच्चों। Into C. हाँ, बट यहाँ पे सेम है इसलिए ए क्यूब। अब इस क्यूब का यानी कि ए क्यूब का कितना वॉल्यूम इफेक्टिव एटम ने ऑक्यूपाई किया है, दैट इज पैकिंग फ्रैक्शन। कितनी सिंपल सी बात है ना? तो कोई अब डिफाइन कर सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय पैकिंग फ्रैक्शन? मेरे बिना बताए अगर कोई बता सके तो? How much amount of effective? How much amount of the cubic volume is occupied? बाई अरे बाई इफेक्टिव एटम्स, वेरी गुड है ना। सो क्या होगा ये? तो पैकिंग फ्रैक्शन इज जस्ट रेशियो। किसका रेशियो होगा बताओ? पैकिंग फ्रैक्शन में पीएफ लिख रहा हूँ, रेशियो क्या वॉल्यूम होगा? ऑफ एटम्स का रेशियो। बिल्कुल सही। नीचे किसका वॉल्यूम होगा? क्यूब का वॉल्यूम, और उस वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में एटम का वॉल्यूम कितना ऑक्युपाइड है ना बेटा? तो क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल डिवाइड वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ऊपर क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ इफेक्टिव एटम्स, दैट्स इट। सिंपल सा है। तो इट इज द टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय इफेक्टिव एटम्स इन एन यूनिट सेल। बोलो जल्दी से, सबको क्लियर ना? इट इज टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय इफेक्टिव एटम्स इन एन यूनिट सेल। यस या नो? क्लियर है एकदम? यस सर। वेरी गुड। और भी कोई बोलो, हनी, महक, नंदिनी, पारुल, क्लियर ना बच्चों? यस सर। यस सर। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। अब हम ये तो हमको फार्मूला मिल गया, बट कैसे निकालेंगे सभी का वॉल्यूम? चलो मैं क्यूबिक यूनिट सेल की बात करता हूँ, ठीक है? तो पैकिंग फ्रैक्शन फॉर क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है? सो पैकिंग फ्रैक्शन फॉर
क्यूबिक यूनिट सेल, पैकिंग फ्रैक्शन फॉर क्यूबिक यूनिट सेल। देखो आते हैं सबसे पहले सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, एससी का मतलब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इसके लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 1। और वैसे पता है जेड, जिसके लिए जेड, ओके सो इसके लिए पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है हमको। कैसे निकालेंगे बताओ? पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, कितना होगा? ए क्यूब। वॉल्यूम ऑफ नीचे क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए क्यूब। ऊपर क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ इफेक्टिव एटम्स। बच्चों इफेक्टिव एटम कितने हैं यहाँ पर? 1। तो मैं लिखूंगा जेड इंटू, अब क्यूब है, क्यूब में एटम को एक स्फीयर की तरह मानते हैं, तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा? एटम का वॉल्यूम क्या होगा? जेड इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे एटम को एक स्फीयर की तरह मानते हैं, तो जेड इंटू पाई 4/3 पाई आर क्यूब। बट यहाँ पे जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, क्योंकि हम सिंपल क्यूबिक की बात कर रहे हैं, तो 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, दैट्स इट। नाउ टेल सर मी, फिर इसका रेडियस? हाँ अब सुनते जाओ। अब क्वेश्चन है कि हाउ टू फाइंड दिस, यहाँ पे आर और ए के बीच में रिलेशन कैसे निकाला जाए, क्योंकि अगर आर में भी होगा और ए में भी होगा तो कैसे आंसर आएगा? तो देखो अब जो बता रहा हूँ ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ध्यान रखने की जरूरत है आपको। देखो एक बार फिर से बताओ मुझे, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एटम केवल कहाँ पे होते हैं? कॉर्नर पे। कॉर्नर्स पर। हाँ बिल्कुल सही, कॉर्नर पे। अब जब केवल एटम कॉर्नर पे होंगे तो क्या होता है कि सारे कॉर्नर के एटम एक दूसरे को टच करते हैं। तो देखो यहाँ पे जो कॉर्नर का एटम है, इस कॉर्नर के एटम को ऐसे टच कर रहा है, ये जो कॉर्नर के एटम है ये इसको टच कर रहा है। यहाँ पे जो जब इसको बनाओगे तो ये वाला कॉर्नर के एटम इसको टच करेगा। तो मैं केवल 2 एटम दिखा रहा हूँ, जरा मुझे बताना बच्चों अच्छे तरीके से, ये डिस्टेंस कितनी है? इतनी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी है? ए है, वेरी गुड। देखो मैं इसको अलग से दिखा देता हूँ, ये डिस्टेंस आपकी ए है, और इसके बाद ये 2 एटम ऐसे बने हुए हैं। A/2। एक सेकेंड बेटा माइक म्यूट कर लो। ये देखो इतनी है, ये डिस्टेंस ए है, इतना मैंने इधर बना दिया। इस एटम की रेडियस क्या है? आर है बच्चों, इतनी रेडियस आर है, इतनी डिस्टेंस क्या है? A/2। इतनी डिस्टेंस क्या है? A/2। क्या मैं इतनी डिस्टेंस को आर कह सकता हूँ? आर ये एटम की रेडियस नहीं है क्या? बोलो। यस सर। तो ये डिस्टेंस आर, ये डिस्टेंस आर, तो क्या लिख सकता हूँ मैं? 2r इक्वल टू ए लिख सकता हूँ, यस या नो? यस। बोलो, सभी बच्चे बोले। यस सर। 2r इक्वल टू ए लिख सकता हूँ ना? r प्लस r इक्वल टू ए, यानी कि रेडियस ऑफ 2 एटम्स का सम जो होगा दैट इज एज लेंथ, है ना? आप ऐसे लिख सकते हो, या फिर r प्लस r इक्वल टू 2a, एक ही मतलब है। तो यहां से क्या करोगे आप a की वैल्यू, r/2 पुट कर दो, सॉरी a लिख रहा हूँ, आई एम सो सॉरी, r प्लस r इक्वल टू a, दैट इज 2r इक्वल टू a एंड r इक्वल टू a/2, है ना? यहाँ पर a/2, यहाँ पर a/2 पुट कर दो। जब आप a/2 पुट करोगे तो क्या आएगा? पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू 4/3 पाई इंटू a/2, तो a क्यूब और बाई 2 कितना हो गया? 8 इंटू a क्यूब, r के प्लेस पे a/2 पुट कर दिया हमने। अभी क्या हो जाएगा? 4 2 जा 8, a क्यूब से a क्यूब कैंसिल हो गया। क्या आंसर आ गया बताओ जल्दी से? पाई बाई 2/3 पाई। अरे पाई/6 तो बचा, यस सर, यस सर। पाई/6 सही बच्चों, समझ में आ गया? अब देखो पाई की वैल्यू आप पुट कर सकते हो 3.1, कितना होता है? 3.14 पुट कर सकते हो, या 22/7 पुट कर सकते हो पाई की वैल्यू। और पैकिंग फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में निकालोगे, इन परसेंटेज क्या हो जाएगा?
तो इसको सॉल्व कर लेना बच्चों। इन परसेंटेज में 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो परसेंटेज में क्या आ जाएगा, π/6 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 52% अप्रॉक्सीमेटली ये आ जाएगा। दैट मीन्स जो यूनिट सेल का जो वॉल्यूम ऑक्युपाइड है, जो यूनिट सेल का वॉल्यूम ऑक्युपाइड है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 52%। क्या सही बच्चों को समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड वेरी गुड। देखो इसको ऐसे पढ़ो कि बस फाइनल पढ़ रहे हो, थोड़ा टाइम ले लो, आराम से डिस्कशन करो, बताओ चीज़ों को, और फिर ये चैप्टर अभी के अभी तैयार हो जाएगा आपको। तो पैकिंग फ्रैक्शन आ गया सिंपल क्यूब यूनिट सेल में 52%। अब हम लोग सॉल्व करेंगे बीसीसी के लिए, है ना। सो नंबर 2 है फॉर बीसीसी यूनिट सेल। बीसीसी इसके लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है, 2। इफेक्टिव एटम इसमें 2 आते हैं। नाउ टेल मी, मैं क्या लिखूं पैकिंग फ्रैक्शन यहाँ पे? पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू 2 एटम्स है तो 2 का 2 वॉल्यूम, into 4. हाँ बिल्कुल सही, डिवाइड बाई ए क्यूब। एग्री कर रहे हैं सही बच्चे? यही आंसर आएगा ना, 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाई ए क्यूब। बोलो बच्चों, यस। Yes, sir. ओके, अब क्वेश्चन है कि क्या आर और ए में बीसीसी के लिए वही रिलेशन होगा जो सिंपल क्यूब के लिए था? द आंसर इज नो, क्योंकि यहाँ पे एटम बॉडी के सेंटर में भी है, इसलिए क्या करना पड़ेगा, देखो ध्यान से, बहुत ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिलेशन जो अब बताने जा रहा हूं मैं। इस पे बहुत क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको। देखो एटम कहाँ पे है, बॉडी के सेंटर पे है एटम। सो ये एटम हो गया आपका बॉडी के सेंटर पे, और एटम और कहाँ पे है, कॉर्नर पे भी है। सो ये एटम कॉर्नर पे भी ऐसे है। अब क्वेश्चन है कि कॉर्नर कॉर्नर को टच करेगा या कॉर्नर बॉडी सेंटर को टच करेगा। दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसके लिए ये चेक करना पड़ेगा कि कौन इसके पास है, कॉर्नर के एटम कॉर्नर एटम के ज़्यादा पास है या कॉर्नर के पास ज़्यादा बॉडी सेंटर का एटम है। हाउ टू चेक दिस, ये तो एक मैथमेटिक्स थोड़ी सी आ गई। अब इसीलिए मैंने कुछ बातें आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बताई थी। क्या किसी बच्चे को ये याद है कि बॉडी डायगोनल डिस्टेंस क्या होती है? बॉडी डायगोनल टोटल 4 होते हैं, लेकिन इसकी डिस्टेंस कितनी होती है? √3a. बिल्कुल सही, √3a। ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो √3a है, दैट इज √3a। अब जरा मुझे बताना बच्चों, तो फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी? बताओ। कहाँ तक की सर? इस कॉर्नर से लेकर इसका के, हाफ कर देंगे. हाँ तो √3a/2 √3a/2 हो गई ना। अब अच्छा बताओ, √3a/2 हो गई, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना डिस्टेंस है? ये a है। अब मुझे बताओ जरा, a बड़ा होता है, a बड़ा होता है या √3a/2 बड़ा है? ये कैसे चेक करोगे? अगर a ये डिस्टेंस ज़्यादा क्लोज है या √3a/2 ज़्यादा क्लोज है, कौन डिस्टेंस में बड़ी, पहले बताओ मुझे, कैसे चेक करोगे? है इतनी मैथमेटिक्स आपको इतनी आती है? सर रिपीट करना, पहले कुछ दिख नहीं रहा था. अच्छा, मैंने पूछा है कि a और √3a/2 में कौन बड़ा है? A. बिल्कुल सही जवाब। इसको देख लेना करके, जो अदर स्टूडेंट है वो चेक करके देख लेना, a लिटिल बिल ग्रेटर देन √3a/2। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर ये डिस्टेंस बड़ी है और ये डिस्टेंस छोटी है, तो फिर कॉर्नर का एटम बॉडी सेंटर को टच करेगा या कॉर्नर का एटम कॉर्नर को टच करेगा?
बॉडी सेंटर को। बॉडी सेंटर को। इसलिए यहाँ पर आर और ए के बीच में जो रिलेशन निकालेंगे, मतलब आर और ए के बीच में रिलेशन निकालना पड़ेगा किसको लेकर के, कॉर्नर और बॉडी सेंटर को लेकर के। उतनी देर से मैं आपको यही समझा रहा था, ठीक है। अब नाउ टेल मी, देखो ध्यान से, सभी बच्चे ध्यान देंगे। सपोज ये कॉर्नर का एटम है, ये बॉडी सेंटर का एटम है, और ये फिर नीचे वाले कॉर्नर का एटम है। मैं जो है इस वाले कॉर्नर एटम की बात कर रहा हूँ, सपोज ये, और ये आपस में दूसरे को टच कर रहे हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी बच्चों, पूरी √3a है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है, इतनी डिस्टेंस कितनी है, √3a/2। ओके, तो क्या मैं ये रेडियस r, ये रेडियस r, तो क्या मैं ये ले सकता हूँ r + r = √3a/2। जल्दी बोलो, या तो फिर मुझे आपको याद कराना पड़ जाएगा। क्या ये मैं ले सकता हूँ r? बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। देखो ये रेडियस r और ये रेडियस r, ये दूर दिख रहे हैं मगर ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो r + r = √3a/2। तो r कितना आ गया, √3a/4। ये रिलेशन सच में बहुत इंपॉर्टेंट है टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, और बोर्ड में इसी रिलेशन पे क्वेश्चन आ जाता है। ये है आर और एज लेंथ ए के बीच में फॉर बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। तो मैं इसको हटाता हूँ, सभी बच्चे समझ गए हैं इस बात को। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सो रिलेशन बिटवीन R and age length A for BCC = R = √3a/4। इस R को आप यहाँ पर पुट सर कर, इसका आएगा हाँ बताइए, PF क्या आ गया, 3/8π। 3√3a/8, √3 नहीं आएगा कुछ, √3/8π। √3, और a तो हट जाएगा ना, जब यहाँ पर r की वैल्यू रखो तो a से a³ कट नहीं जाएगा, तो √3π/8 इतना आएगा। अरे यही बता रही हूँ सर मैं। अच्छा ठीक है, ओके, ये इतना आएगा पाई की फ्रैक्शन, और परसेंटेज में निकालोगे तो ये उससे ज़्यादा आएगा, ये अप्रोक्सीमेटली 68% आता है। इंटू 100 कर दोगे ना परसेंटेज निकालते वक्त। अच्छा बताओ हनी, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा क्यों आ रहा है सिंपल क्यूबिक से पैकिंग फ्रैक्शन? बताओ। क्योंकि यहाँ पर सेंटर में भी एटम था। क्योंकि यहाँ पर एटम 2 है। अच्छा, 2 एटम ज़्यादा ऑक्यूपाई करेंगे या 1 एटम ज़्यादा ऑक्यूपाई करेगा? 2 एटम। तो बिल्कुल सिंपल सी बात थी ना, इसमें कोई माइंड तो लगाने की जरूरत नहीं है। तो अब अच्छा बताओ, FCC का पैकिंग फ्रैक्शन इससे ज़्यादा आना चाहिए, कम आना चाहिए? ज्यादा। क्योंकि हाँ वहाँ पर इफेक्टिव एटम कितने हैं, 4 है ना, इसमें ज़्यादा आएगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब FCC में खुद ट्राई करो थोड़ा सा आप लोग प्लीज़। फॉर FCC इसके लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है, 4। तो क्या लिखोगे, बताओ बच्चों। सर Z 4 × 4/3πr³/a³। वेरी गुड। 4 × 4/3πr³ /a³। द क्वेश्चन इज कि यहाँ पर r और a में क्या रिलेशन आएगा, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन रेडियस r एंड
एज लेंथ ए फॉर FCC। कैसे निकालेंगे? तो इस बार एटम जो है वो फेस सेंटर पे है, तो देखो ये कॉर्नर का एटम है, दिस इज द कॉर्नर एटम। मैं इस फेस की बात कर रहा हूँ, केवल इस फेस को ले लेता हूँ, इतने फेस को। और यहाँ पर एटम फेस सेंटर पे है। सर A/√2। A/√2 नहीं, यहाँ पर एटम फेस सेंटर पे है और फिर इस कॉर्नर पे भी है। अब देखो ध्यान देना बच्चों, अगर ये कोई फेस है तो इस फेस की ये डिस्टेंस कितनी होती है? √2a होता है फेस डायगोनल, तभी बताया था मैंने। यस सर। तो बताओ यहाँ तक कितनी डिस्टेंस होगी, इस कॉर्नर से फेस सेंटर तक की डिस्टेंस कितनी होगी? √2a/2। √2a/2 बिल्कुल सही। तो क्या मैं ये ले सकता हूँ, ये r और ये r, तो क्या r + r = √2a/2 लिख सकता हूँ? यस सर। तो सर A/√2 ही लिख दो। तो अच्छा, तो r ठीक है सॉरी, √2a/4 लिख सकता हूँ इसको, है ना। तो r क्या आएगा? √2a/4। ये बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो रिलेशन मैंने बताए हैं, r = √2a/4। इसी वैल्यू को उठा करके यहाँ पुट कर दो और जल्दी से बताओ मुझे पैकिंग फ्रैक्शन क्या आ गया फिर, फास्ट। बोलो बोलो क्या आएगा पैकिंग फ्रैक्शन? जब r की वैल्यू √2a/4 यहाँ पुट करोगे बच्चों, तो मुझे बताओ रूट के टर्म्स में, पाई के टर्म्स में पैकिंग फ्रैक्शन क्या आएगा? √2 √2 π/6। π/6 बिल्कुल सही जवाब। और अगर इसको परसेंटेज में निकालें तो इसको मल्टीप्लाई बाई क्या कर दो? 100, तो ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 74%। आपको दिखाई दे रहा होगा तो मैं यहाँ लिखता हूँ, इन परसेंटेज क्या आ जाएगा? = 74%। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा आया ना, क्यों? इफेक्टिव एटम कितने थे? 4। सो अगर क्यूब में हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन की बात करें तो पैकिंग फ्रैक्शन सबसे ज़्यादा आया FCC में, फिर BCC में और फिर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में। क्या बच्चों यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है आप लोगों को? यस यस सर। सर। वेरी गुड वेरी गुड, यस सर। शाबाश शाबाश। अब जरूरी नहीं कि पैकिंग फ्रैक्शन केवल इन्हीं 3 यूनिट सेल में निकाला जाए, पैकिंग फ्रैक्शन तो कहीं भी हो सकता है। अगर पैकिंग फ्रैक्शन में, ये तो 3 डायमेंशन पैकिंग फ्रैक्शन सीखा हम लोगों ने, अगर 2 डायमेंशन में सीखना हो तो कैसे करेंगे? तो इसको भी सीखते हैं, चलो। पैकिंग फ्रैक्शन इन 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन में स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये सब आते हैं। तो जैसे एक ज्योमेट्री में देता हूँ बच्चों आपको, ये ज्योमेट्री दे दी मैंने आपको, ये स्क्वायर दे दिया और इसमें 4 एटम ऐसे रख दिए, 1 2 3 और 4, और मैं पूछूं आपसे इसका पैकिंग फ्रैक्शन क्या है। कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन गया, ठीक है। फाइंड पैकिंग फ्रैक्शन फॉर दिस ज्योमेट्री, फाइंड पैकिंग फ्रैक्शन। तो क्या करोगे, जब स्क्वायर हो तो पैकिंग फ्रैक्शन एरिया वाइज निकालते हैं, ठीक है। नीचे होता है एरिया ऑफ यूनिट सेल, ठीक है, और एरिया ऑफ एटम। 2 डायमेंशन में का मतलब क्या होता है, सारे एटम एक फ्लोर में आ चुके हैं। अब क्या करोगे, अगर इसमें निकालना है तो कोई बता सकता है बच्चा मुझे कि इसमें इफेक्टिव एटम जेड की वैल्यू क्या आएगी? अब इसके लिए कैसे निकालोगे? जेड तो आई थिंक बता सकता है कोई ना कोई स्टूडेंट, मुझे पता है। इफेक्टिव एटम कितने आएंगे इस यूनिट, इस इतने
इसे पोर्शन में आपको कितने इफेक्टिव एटम दिख रहे हैं? नहीं सोच पा रहे हो क्या? अच्छा तो ये इतना एंगल कितना है? 90 डिग्री है? बोलो। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और 90 डिग्री, 90 इंटू 4 कितना होता है? 360। तो इस सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अच्छा अभी आ रही है क्या? Yes, sir. हाँ Yes, मैंने बोला sir. कि इस एटम का कितना पोर्शन आपको इस स्क्वायर के अंदर लग रहा है? ये 90 डिग्री है। हाँ ना, हाँ 1/4 बिल्कुल सही। 90 इंटू 4 360। तो ये 1/4 इसके अंदर है, ये भी 1/4 अंदर है, ये भी 1/4, ये भी 1/4। थोड़ा अच्छे से मैंने कम बनाया इसलिए नहीं लग रहा होगा, आप बना के देख लेना 1/4। तो इफेक्टिवली कितने एटम्स इसके अंदर आए? 4 का 1/4 कितना आ गया? 1। तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या आ जाएगा? नाउ पैकिंग फ्रैक्शन विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा? इफेक्टिव एटम 1 उसका एरिया क्या लोगे? πr² डिवाइड बाई, यहाँ पे 4/3 πr³ नहीं लेंगे क्योंकि 2 डायमेंशन एटम को मान रहे हैं। और एरिया ऑफ द यूनिट सेल, इस यूनिट सेल का एरिया क्या होगा? स्क्वायर का एरिया क्या होता है? इतना तो पढ़ा ना मैथ्स में। अगर ये एज लेंथ ए है, ये A square. ए स्क्वायर, बिल्कुल सही। और ए और आर में रिलेशन क्या रखोगे यहाँ पर? दिस इज आर, दिस इज आर, तो ए इक्वल टू क्या लिख सकते हो? 2r। तो यहाँ पे पुट कर दो 2r, तो क्या आ जाएगा? ठीक है, तो मैंने क्या बोला था कि ए की जगह, ए के प्लेस पे आप 2r पुट कर दो तो 4r² हो गया, r² से r² कट गया, π/4 आ गया। इसको परसेंटेज में निकालोगे तो 78% आ जाएगा। समझे बात को? इस तरीके से आप निकाल सकते सर हो। आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी तो आ रही होगी ना? अब तो ठीक हो गया है, आ रही होगी मेरे ख्याल से। बच्चों मेरी वॉइस अभी ठीक आ रही है? यस सर. ओके, ये पैकिंग फ्रैक्शन हो गया। यस. ये पैकिंग फ्रैक्शन हो गया इस ज्योमेट्री का। क्या ये क्लियर है सभी लोगों को? फिर मैं आगे बढ़ूँ। यस सर। यस सर. ओके, बस एक पैकिंग Yes, फ्रैक्शन sir. क्वेश्चन और बता दो, एक और क्वेश्चन बता दो पैकिंग फ्रैक्शन का। एक ये ज्योमेट्री बना रहा हूँ, ये भी स्क्वायर है। क्वेश्चन 2, यहाँ पर एटम आपस में एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, देखो। बट ये जो मिडिल एटम है इसमें ये टच कर रहा है सभी को। बताओ इसका पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालोगे? सर तीनों r को प्लस करके √2 के इक्वल रखते हैं। अच्छा देखो, नीचे तो a² ही होगा क्योंकि एरिया स्क्वायर है। अब बताओ इस एटम में कितना पोर्शन अंदर है? 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 और ये पूरा कितना है? 1। तो कितना होगा इफेक्टिव एटम्स? 4 इंटू 1/4 2 हो गए सर। प्लस 1 तो कितना? 2। तो 2 इंटू πr² डिवाइड बाई a²। अब क्वेश्चन यहाँ पे r और a में कैसे रिलेशन निकालें? तो क्या r प्लस r इक्वल टू a लिख सकते हो क्या यहाँ पर? नो. नो सर. हाँ क्यों? क्योंकि एक दूसरे को ये टच नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये बॉल टच कर रही है, ऐसे टच कर रहे हैं एक दूसरे को। तो ये कितना होता है टोटल? √2a। तो ये a, देखो ये कितना हो गया? r, और ये कितना हो गया? 2r, और ये r। तो r प्लस 2r प्लस r इक्वल टू √2a। तो
तो यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2a/4। यहाँ पे पुट कर दो आर की वैल्यू, यहाँ पे पुट कर दो आर की वैल्यू, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, अप्रोक्सीमेटली 90% आ जाएगा। अप्रोक्सीमेटली आप करके देख लेना, 90 पॉइंट समथिंग है ना, मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ। क्या ये दोनों क्वेश्चन पैकिंग फ्रैक्शन समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. तो ऐसा नहीं कि पैकिंग फ्रैक्शन के 3 क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिए हैं तो बस वही पैकिंग फ्रैक्शन करना है। पैकिंग फ्रैक्शन के क्वेश्चन बहुत सारे हो सकते हैं। अब कहने को तो मैं एक ट्रेंगल बना दूं ऐसे, मैं कहूँगी इसका पैकिंग फ्रैक्शन क्या है, तो ट्रेंगल में 3 एटम मैंने इसे रख दिए, देखो 1 2 और 3, और मैं पूछ रहा हूँ इसका पैकिंग फ्रैक्शन क्या है। तो ट्रेंगल में ये पोर्शन कितना है, 1/3 1/3 1/3। मैंने गलत किया है ना, ये 1/3 नहीं होगा, क्योंकि ये एंगल कितना है, 60 डिग्री है ना, तो 1/6 आएगा। सॉरी, एंगल बड़ा बना दिया ना, इस वजह से ऐसा लग रहा है। 1 2 3, ये 1/6 1/6 1/6। कैसे 1/6 आया, क्योंकि ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री 60 डिग्री, तो 60 इंटू 360, तो 360 का कितना पोर्शन अंदर है, 60 डिग्री, यानी कि 1/6 पोर्शन अंदर है। तो इफेक्टिव टेम्परेचर कितना आया, 3 एटम का 1/6 है ना, तो 3 इंटू 1/6 कितना आ गया, 1/2. कितना आ गया 1/2। तो ये क्या आ गया, 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई, बताओ जरा किसी को याद है इस ट्रेंगल का एरिया क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रेंगल का एरिया 10th पढ़ के आया अभी अभी, √3/4 a²। हाँ, बस आपको आइडिया दे रहा हूँ मैं पैकिंग फ्रैक्शन का। ये तो अलग से क्वेश्चन इसलिए ले रहा हूँ, इससे आपको आइडिया मिले कि नहीं पैकिंग फ्रैक्शन केवल जितना एनसीईआरटी में लिखा है सिंपल, क्यूबिक, बीसीसी, एफसीसी उतना ही नहीं होता, और भी हम कर सकते हैं अच्छे से। नाउ ए की वैल्यू क्या आएगी, ये इसको टच कर रहा है, दिस इज आर दिस इज आर, तो ए इक्वल टू 2r यहाँ पे पुट कर सकते हो आप। सो ए की जगह पे 2r पुट कर दो और जो आंसर आ जाए वो आपका पैकिंग फ्रैक्शन हो गया। क्लियर है सभी बच्चों को?